नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है। दोस्तों, इस एक्ट में जो नाम आ रहा है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स या मॉर्ले मिंटो सुधार, तो ये अंग्रेजों की नज़र में तो भारतीयों के लिए सुधार था, लेकिन हमारी नज़र में ये इसमें हमें कुछ ज़्यादा प्राप्त नहीं हुआ। फिर भी देख लेते हैं कि इस एक्ट में क्या प्रावधान किए गए थे। तो जिस तरह की 1853 का जो एक्ट है, 1858 का जो एक्ट था, 61 वाला जो एक्ट था, इन सारे एक्टों में कहा गया था कि भारतीयों को और अंग्रेजों के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, इन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ये सब किताबी बातें रह गई थी, और भारतीयों को जो अवसर मिलने थे और जो सम्मान मिलना था वो उनको मिल नहीं रहा था। और अंग्रेज जो यहाँ पे अधिकारी थे वो भी नहीं चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो किसी भी तरह उनके बराबर या उनसे ऊपर पहुँचे। और 1905 में हमने देखा ही था कि जो लॉर्ड कर्जन था उसने बंगाल का विभाजन कर दिया था धर्म के नाम पे, और जिससे बंगाल में काफ़ी ज़्यादा असंतोष व्याप्त हुआ और दंगे भी हुए। और उसी को देखते हुए फिर हमारे देश में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ। और जो कांग्रेस थी, जो अभी तक नरमवादी विचारधारा को लेकर चल रही थी, मॉडरेट्स लोगों का उसमें दबदबा था, अब उन लोगों का भी जो विश्वास है वो अंग्रेजों के पे उठने लगा। और कांग्रेस के दो धड़ हो रहे थे, और वो जिसे कहें कि पब्लिकली दिख भी रहे थे। एक जो धड़ा था वो नरमवादी विचारधारा का था, और एक जो धड़ा था वो उग्रवादी विचारधारा का था, यानी एक्सट्रीमिस्ट था। तो ये सारी जो घटनाक्रम हो रहे थे और देश में उथल पुथल हो रहा था, जो कर्जन था वो खुलेआम भारत को धर्म के आधार पर लड़वाने में आतुर था। और उनकी ये जो पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, मतलब विभेद करो और राज करो, ये लोगों के सर चढ़ के बोल रही थी। और वो चाह ही रहे थे कि भारत को इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रख दिया जाए कि ये लोग हमसे स्वतंत्रता की जो प्राप्ति की जो डिमांड है वो करें ही नहीं, और आपस में ही भिड़ रहें धर्म के नाम पे, नस्ल के नाम पर, रंग के नाम पर, ज़मीन के नाम पर। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने 1906 में पहली बार होम रूल की डिमांड की। मतलब जिसे हम कहें कि स्वदेशी शासन की डिमांड की। और उसने कहा कि कम से कम इस देश में जो आप रूल बना रहे हैं, इस देश में जो भी नियम कायदे कानून बना रहे हैं, उसमें कम से कम भारतीयों की जो हिस्सेदारी है उसको बढ़ाइए। अभी तक हमने देखा कि भारतीयों की हिस्सेदारी तो है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बजट से जुड़े हुए जो सवाल पूछते हैं उनमें उन तक ही सीमित है। और जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस है, पूरक प्रश्न है, उसको तक पूछने का अधिकार अभी तक नहीं मिला है हमें। तो कांग्रेस ये 1906 में उसने घोषणा कर दी कि उसे खुद का स्वराज चाहिए और वो सब खुद की होम रूल चाहिए। और इसी बात को लेकर जो कांग्रेस के मॉडरेट्स या नरमवादी जो लोग हैं, उनके जो एक सदस्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो इंग्लैंड जाते हैं और मॉर्लो से मुलाकात करते हैं और अपनी बात बताते हैं। दोस्तों, जो मॉर्ले है ये इस टाइम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है, मतलब भारत सचिव है। और ये कहाँ मिलेगा आपको? ब्रिटेन में। और जो मिंटो है, लॉर्ड मिंटो, ये इस समय भारत के वाइसरॉय हैं। उसके बाद 1906 में ही एक शिमला डेपुटेशन होता है, शिमला में मुलाकात करते हैं जो मुस्लिम लीग के जो सदस्य हैं, और किसके नेतृत्व में? आगा खां के नेतृत्व में मिंटो से मिलते हैं और अपनी बात रखते हैं। और वो कहते हैं कि हमें भाई जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहाँ मुसलमान आबादी रहती है, वहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, मतलब हमें पृथक निर्वाचन चाहिए। हम अपने लोगों को, अपने धर्म के लोगों को खुद चुनेंगे और उनको चुनने का अधिकार सिर्फ हमारा होगा। तो जो उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी अंग्रेजों की, और जो कर्जन ने 1905 में बंगाल को तोड़ के किया था धर्म के नाम पर, असल में उसका असर दिखने लग गया था। और 1906 में मुस्लिमों की एक पार्टी बनती जिसका नाम रहता है मुस्लिम लीग, और उसको लीड करते हैं आगा खां। और बाद में इसी पार्टी के सर्वे सर्वा बनेंगे मोहम्मद अली जिन्ना। और बाद में फिर इसी पार्टी से आगे बढ़ते हुए जो दो देशों की मांग है वो बढ़ेगी, और अल्टीमेटली हम एक नए देश पाकिस्तान का जन्म देखेंगे। तो ये जो पार्टी है मुस्लिम लीग, वो कह रही है कि भाई हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए,
और जो कांग्रेस है वो कह रही कि हमें होम रूल चाहिए और हमें जो आपके नियम या लेजिस्लेचर वाला जो काउंसिल है उसमें अधिक से अधिक लोगों की संख्या चाहिए और हमें डायरेक्ट इलेक्शन करवाइए आप इस जो आपकी काउंसिल है विधायी परिषद है उसमें। तो ये अलग अलग दो ग्रुप हैं, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग है, दोनों की अलग अलग डिमांड है। ये जो जॉन मॉर्ले साहब हैं जो भारत सचिव हैं, ये इस समय जैसे मैंने बताया था कि जो भी भारत सचिव रहेगा वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सांसद रहेगा, साथ में ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री की कैबिनेट है उसमें कैबिनेट रैंक का मंत्री रहेगा। तो उस समय ब्रिटेन में लिबरल गवर्नमेंट है और मॉर्ले ने सोचा कि चलो अब इतना सारा जो एजिटेशन हो ही रहा है तो एक रिफॉर्म्स लाया जाए, एक सुधार लाया जाए। तो ये कोई प्री प्लान नहीं था कि 1909 में ही लाना था। देश में ऐसे हालात बन रहे थे, ऐसे हालात बनाए जा रहे थे कि मॉर्ले मिंटो सुधार या 1909 के जो एक्ट है उसको लाने की आवश्यकता पड़ी। अब देख लेते हैं क्या थे मेन प्रोविजंस। तो सबसे सबसे जब भी कभी आपको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स याद रखना हो तो अब दो बात याद रखना कि जो भारतीयों की संख्या थी, नॉन ऑफिशियल संख्या लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो बढ़ाई गई। दूसरा, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया मुस्लिमों को। कभी भी वन अगर आपसे कोई पूछे या आपको कभी रिवाइज भी करना है, दो बात ध्यान रखना। अब इसी को हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहे हैं, एलैबोरेट कर रहे हैं। तो पहला कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो विधायी परिषद है, जो कानून बना रही है, वो चाहे सेंटर में रहे या केंद्र वाली हो या प्रोविंसेस वाली हो। जैसे हमने देखा कि बंगाल प्रोविंसेस है, बॉम्बे प्रोविंस है, मद्रास प्रोविंस है और नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस है। तो चाहे वो प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव काउंसिल हो चाहे वो केंद्र वाली लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, इन दोनों में जो नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाया गया। अब बात कर लेते पहले नॉन ऑफिशियल क्या है। हम पिछले वाले एक्ट में भी देखे थे, 1892 वाले एक्ट में भी देखे थे और हमने 1861 वाले एक्ट में भी देखा था कि तीन भारतीयों को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के रूप में नॉमिनेट किया गया था, जो कि बनारस के राजा थे, पटियाला के महाराज थे और सरदनकर राव थे। तो ये नॉन ऑफिशियल क्या होते हैं? देखिए, जो गवर्नर जनरल है उसको करना है नॉमिनेशन, और नॉमिनेशन करने के लिए वो दो अलग अलग लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। एक तो ऐसे लोगों को जो उसकी ही मतलब जो जैसे हम कहें कि जो यहाँ पे कम हुकूमत चल रही है, अंग्रेजी हुकूमत, उसमें कोई सरकारी आदमी हो तो उसको जब वो नॉमिनेट करेगा तो वो कहलाएगा एज ऑफिशियल मेंबर। और जो सरकारी अधिकारी नहीं है या कर्मचारी नहीं है अभी और उसके इतर कोई भी व्यक्ति को नॉमिनेट किया जाएगा तो वो कहलाएगा नॉन ऑफिशियल मेंबर, यानी गैर आधिकारिक व्यक्ति। तो ये आप बेसिक डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अब जो ऑफिशियल मेंबर्स है वो भारतीय भी हो सकता है। कोई भारतीय अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहा है और उसको नॉमिनेट किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज अ मेंबर, एज अ सदस्य, तो वो कहलाएगा ऑफिशियल मेंबर। और कोई भारतीय जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन किसी भी पद में काम नहीं कर रहा है और उसको अगर नियुक्ति दी जाएगी तो कहलाया जाएगा एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, और इन सारे का जो नॉमिनेशन है वो गवर्नर जनरल यानी वाइस राय साहब कर रहे हैं और जो प्रोविंसेस में वहाँ का जो गवर्नर है वो कर रहा है। तो आप इसकी बस संख्या याद रखिएगा कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है पहले 12 से 16 लोगों का नॉमिनेशन कर सकता था, अब ये संख्या 16 से बढ़ाकर 60 लोगों को कर दी गई। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नॉमिनेशन किया जा सकता है और वो लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्य बन सकते हैं और जो भी कानून बन रहा है उसकी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। जो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंसेस की जो काउंसिल है, यहाँ पे सदस्य कर दी गई 50 मेंबर, मतलब 50 नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स यहाँ की लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्य बन सकते हैं और इनको नियुक्त कौन करेगा? इन प्रोविंसेस का, इन प्रांतों का जो गवर्नर होगा वो करेगा। जो पंजाब, बर्मा और असम, ये छोटी प्रोविंसेस हैं, इनमें 30 मेंबरान्स यानी 30 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार यहाँ के गवर्नर को दे दिया गया। ध्यान रखिए, सब नॉमिनेशन है, कोई इलेक्शन वाली बात नहीं हो रही, कोई डायरेक्ट इलेक्शन की बात नहीं हो रही। कांग्रेस डायरेक्ट इलेक्शन मांग रही थी लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन अभी भी इनको प्राप्त नहीं होगा, इस एक्ट में भी प्राप्त नहीं होगा। तो हमने पहली बात ये देख ली कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई। तो जो सेंट्रल में है उसमें 16 से 60 मेंबर्स कर दिए गए, बढ़ा दिए गए, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं
जो कि आपकी बंगाल की थी, मद्रास की थी, बॉम्बे और यूनाइटेड प्रोविंसेस की थी, इनकी जो संख्या है वो 50 मेंबर्स कर दी गई। और जो आपकी पंजाब की है, बर्मा और असम की, यहाँ पे 30 मेंबर्स नॉन ऑफिशियल नॉमिनेशन कर सकेंगे यहाँ के गवर्नर, यानी जो भी यहाँ के गवर्नर या राज्यपाल रहेंगे। अब ये जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो लोग पहुंच रहे हैं, ये इनको हम 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं, समझ लीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहला, ऐसे लोग जो एक्स ऑफिशियो मेंबर है। एक्स ऑफिशियो मतलब जो इस विधायी काउंसिल के परमानेंट सदस्य नहीं है, लेकिन जब भी बैठक होगी तो ये आएंगे ही एक्स ऑफिशियो। तो ये कौन होते हैं? गवर्नर जनरल, और उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो उसकी कार्यकारी परिषद है, उसके सारे मेंबर्स और गवर्नर जनरल ये हमेशा एक्स ऑफिशियो रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल को। जब भी बैठक होगा तो ये सारे लोग तो बैठेंगे ही। ये यहाँ के इस विधायी परिषद के परमानेंट सदस्य नहीं है, लेकिन ये जरूर रहेंगे। दूसरा, डोमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स, मैंने आपको बता दिया है कि ऐसे लोग जो सरकारी अधिकारी हैं और उनको अगर हम नियुक्त करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में तो वो कहलाए जाएंगे नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर्स। और ऐसे लोग जो कि सरकारी अधिकारी नहीं है और उनको गवर्नर जनरल ने नियुक्त किया है तो वो कहलाए जाएंगे नॉन ऑफिशियल यानी गैर आधिकारिक सदस्य। और चौथे हैं इलेक्टेड मेंबर्स। तो इलेक्टेड मेंबर्स वो हैं जो अलग अलग क्षेत्र से उनको चुन के आए हैं, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे डायरेक्ट चुनाव अभी भी नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट चुनाव हो रहा है। तो बताऊँगा कैसे इनडायरेक्ट चुनाव हो रहा है। तो ये 4 तरह के लोग आपको, चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे वो प्रांतों की लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, विधायी परिषद हो, आपको ये 4 कैटेगरी के ही लोग मिलेंगे। अब बात हुई इलेक्शन वाली, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन यहाँ पे कैसे हो रहा है? तो असल में हो ये रहा है कि जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ मतलब जो आपके नगरीय निकाय हैं, वहाँ के लोग, जो चुने गए लोग हैं, वो किसी अन्य लोगों को चुनते हैं कि भाई आप लोग, हमने आपको चुना है और आप सब बनाएंगे निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज, और आप सब लोग किसी तीसरे व्यक्ति को चुनेंगे, और वो जो तीसरा व्यक्ति है वो फिर यहाँ पे जाके ऐसा इलेक्टेड मेंबर्स के रूप में लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठक करेगा। तो आमतौर पे कहते हैं जिस तरह आज अमेरिकी की राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उसी तरह की कुछ व्यवस्था यहाँ पे थी। और ये जो लोकल बॉडीज़ हैं, ये कौन थे? ये जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स मतलब व्यापारियों का जो समूह है, उससे कुछ लोग आते थे, कुछ जो जमींदार थे, लैंडलॉर्ड्स, वो आते थे, यूनिवर्सिटी से लोगों का चुनाव होता था, ट्रेडर्स कम्युनिटीज से लोगों का चुनाव होता था। तो इन सारे मतलब जो संभ्रांत वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे और समृद्ध वर्ग के लोग थे, वहीं से जो चुनाव हो रहा है वो भी इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। तो वो लोग यहाँ पहुँचते थे कहाँ? लेजिस्लेटिव काउंसिल में, विधायी परिषद में, और ये सारे मिलके फिर देश के लिए कानून बनाते थे। अब हमने नॉन ऑफिशियल जो मेंबर, गैर आधिकारिक मेंबर है, इसकी सारी कहानी समझ ली है। अब जब ये सब रिफॉर्म्स आ गए यहाँ पे, तो ये देखा गया कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे तो गैर आधिकारिक यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स तो कम है, लेकिन जो प्रांतों में जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पे गैर आधिकारिक मेंबर्स यानी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी रही है। ये आपको बस ध्यान रखना है कि जो प्रांत हैं वहाँ पे ऐसे लोग जो कि सरकार में नहीं थे और उनको नॉमिनेट किया गया, तो उनकी जो मेजॉरिटी है वो अधिक रही है। और ये भी हुआ कि पहली बार जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब जो ताज की विधायी परिषद है, ताज द्वारा नियुक्त लोग उसमें बैठते हैं, उसमें पहली बार भारतीयों को नियुक्त उसमें एंट्री दी गई। साथ में जो मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहे थे, पृथक निर्वाचन, वो उनको दिया गया। और कुछ कुछ इलाकों में तो तय कर दिया गया कि यहाँ पे सिर्फ मुसलमान रहते हैं और यहाँ पे से मुस्लिम व्यक्ति ही चुनाव लड़ेगा और मुस्लिम ही उसको वोट देंगे, ये भी इन्होंने कर दिया। और साथ में ये कहा कि भाई जो कांग्रेस बोल रही थी कि भाई उसको और आज़ादी चाहिए सवाल पूछने की, तो भाई वो बजट से जुड़े हुए प्रश्नों पर सवाल कर ले, कोई रेजोल्यूशन लाना है, कोई विधेयक लाना है तो उसको ला सकती है, और कोई ऐसा मुद्दा जो कि जनहित में ज़रूरी है, पब्लिक इंटरेस्ट में, वो उस पर बहस कर सकती है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन वो पूछ सकती है, जो कि 1892 के एक्ट में नहीं उनको अधिकार था। साथ में लेकिन विदेशी मामलों से जुड़े हुए किसी भी डिस्कशन जो है उसकी हम अभी परमिशन कांग्रेस को नहीं देते हैं। और सत्येंद्र पी सिन्हा साहब ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं
जो कि वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए। अब ध्यान रखना दोस्तों, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की रास्ता तो पहले ही खोल दे, लेकिन जो वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें सत्येंद्र पी सिन्हा साहब पहले भारतीय हैं जो उसमें पहुंचे हैं। ये बस बेसिक डिफरेंस आप ध्यान रखना। कार्यकारी उनकी जो परिषद है उसमें सत्येंद्र पी सिन्हा पहले भारतीय हैं। और जो भारत सचिव की जो काउंसिल है, भारत सचिव की, अभी तो सारी बात हम वायसराय कर रहे थे, जो भारत सचिव की काउंसिल है उसमें भी 2 भारतीयों को नॉमिनेशन की व्यवस्था इस एक्ट में की गई। तो अब इस एक्ट को असेस करें कि इस एक्ट में क्या मिला। तो पहले तो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया मुस्लिमों को। इस एक्ट में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो संख्या है वो बढ़ गई। इस एक्ट से भारतीयों का और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो गया जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है। और इस एक्ट से देखा जाए तो जो कांग्रेस की सेल्फ गवर्नमेंट की जो डिमांड थी उसका कुछ नहीं हुआ। इस एक्ट से देखा जाए तो कांग्रेस को थोड़े ज़्यादा प्रश्न पूछने की आज़ादी मिल गई। और इस एक्ट से देखा जाए तो अंग्रेज अपने मंसूबों में सफल हो गए कि वो भारतीयों को धर्म के नाम पर लड़ा सकते हैं। और उन्होंने इसका बेहतरीन एग्जाम्पल सेट कर दिया, जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिमों को दे दिया। तो दोस्तों ये सारी बातें हमने की मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 को लेकर। अब हम अगला जो वीडियो आएगा 1919 वाला, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स से सुधार है, उसको देखेंगे। और तब तक कहानी कुछ और बदल चुकी होगी, क्योंकि 1915 में गांधी भारत में लैंड कर देंगे। और जब वो भारत में आ जाएंगे तो परिस्थितियां बहुत तेज़ी से बदलेंगी। और 1919 का जो एक्ट है उसमें हमें ये सारी बातें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।